नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे सरल रेखा का समीकरण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th क्लास 12th क्लास दोनों में इक्वली यूज़ में आता है, यहाँ तक कि 9th और 10th में भी यूज़ में आता है। बस वहाँ पर ये है कि हम सरल रेखा का जो ग्राफ होता है उसको डायरेक्टली पढ़ लेते हैं, वहाँ कोई हमें समझाता नहीं है कि ये ग्राफ कैसे बना। तो उस ग्राफ को कैसे बनाते हैं हम इन इक्वेशंस की सहायता से ही बनाते हैं, सरल रेखा के समीकरण की सहायता से बनाते हैं। 11th और 12th में चाहे फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सब में कहीं ना कहीं सरल रेखा के समीकरण का उपयोग होता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल भी है, इजीली समझ में आ जाएगा सबको। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये देखते हैं सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, सरल रेखा क्या होती है। सरल रेखा मान लीजिए मैंने इस प्रकार एक लाइन खींच दी, ये सरल रेखा हो गई। इस प्रकार खींच दी, ये भी सरल रेखा हो गई। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, एक सरल रेखा बनाई हुई है। हम जानते हैं कि किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो उन बिंदुओं को मैंने डिनोट किया है। डिनोट किससे किया है मैंने, x1 y1 से। जो पहला बिंदु है उसे x1 y1 से किया है, दूसरा है उसे x2 y2 से किया है, तीसरा किससे होगा x3 y3 से। हमने मान लिया कि इस रेखा पर n बिंदु हैं, तो जो अंतिम होगा वो कौन सा होगा, xn yn होगा। तो ये जो बिंदु हैं कौन से, जो x और y हमने डिनोट किए हैं इस रेखा पर, इनके मध्य का जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, सरल रेखा का समीकरण। जैसे हम लिखते हैं x + y = 1 लिख दें हम, तो ये क्या है, एक सरल रेखा का समीकरण है। क्यों, क्योंकि ये x और y के मध्य का संबंध बतलाता है। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर कि किसी सरल रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं के लिए x और y के मध्य का संबंध सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। इसमें जो इस टॉपिक में हम मेन रूप से पढ़ते हैं वो सरल रेखा के विभिन्न रूप पढ़ते हैं। अंत्यखंड रूप होते हैं, झुकाव रूप होते हैं, लंब रूप होते हैं, उन सभी रूपों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पर उससे पहले हम पढ़ेंगे सरल रेखा का झुकाव, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप सरल रेखा के झुकाव को आसानी से समझ लें तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे सरल रेखा का झुकाव। देखिएगा सरल रेखा का झुकाव क्या होता है। सरल रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण सरल रेखा का झुकाव या प्रवणता कहलाता है। झुकाव भी कहते हैं इसे और प्रवणता भी कहते हैं। जो सरल रेखा है वो x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाती है उसे ही क्या कहते हैं, सरल रेखा का झुकाव। इसे m से व्यक्त करते हैं, जहाँ पर m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। m बराबर होता है tan थीटा। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, आप सभी को दिखाई भी दे रहा होगा। इसे मैं आपको समझाऊंगी अभी। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। ये x और y अक्ष ड्रॉ की है मैंने। ये कोई सरल रेखा ले ली, ये सरल रेखा है। हमें सरल रेखा का झुकाव ज्ञात करना है। किसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे हम, x अक्ष के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। तो इस सरल रेखा को हम आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पर एक कोण बनेगा, ये जो कोण बनेगा ये क्या है, इस रेखा का झुकाव है x अक्ष के साथ में। ये कोण क्या कहलाएगा, झुकाव कहलाएगा या फिर प्रवणता कहलाएगा इस रेखा का। इसी प्रकार एक डायग्राम हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ये कोई रेखा है, ये साथ में कोण है थीटा। ये जो थीटा है ये कोण बन रहा है रेखा द्वारा x अक्ष के साथ में। तो ये जो झुकाव है ये क्या कहलाएगा, या तो सरल रेखा का झुकाव या फिर प्रवणता कहलाएगा। अब देखिए जो झुकाव है, प्रवणता है, उसकी दो प्रकार की वैल्यूज़ हो सकती हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो हम देखेंगे कि धनात्मक किस कंडीशन में होगी और ऋणात्मक किस कंडीशन में होगी। देखिए आप सभी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जानते ही होंगे, वो भी नहीं जानते तो घड़ी की सुई की दिशा तो जानते ही होंगे। घड़ी की सुई की दिशा कैसे होती है, इस प्रकार होती है, इस प्रकार से घूमती है घड़ी की सुई। तो यदि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है थीटा, यानी इस दिशा में, तब तो जो प्रवणता होगी वो होगी पॉजिटिव यानी धनात्मक। और यदि घड़ी की सुई की दिशा में ये, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है,
तो उस स्थिति में जो प्रवणता होगी वो ऋणात्मक होगी। ध्यान रहेगा, यदि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तब तो प्रवणता का मान धनात्मक होगा, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है यानी घड़ी की सुई की दिशा में है तो उस स्थिति में जो प्रवणता होगी वो ऋणात्मक होगी। इस डायग्राम में देखिएगा जो थीटा है वो कैसे है, ऐसे जा रहा है, यहाँ पर दर्शाया हुआ है कि थीटा किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस प्रकार जा रहा है यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर जो प्रवणता होगी वो धनात्मक होगी। इसे आगे और समझते हैं हम दूसरे डायग्राम की सहायता से। देखिएगा यहाँ पर मैंने दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है, ये यहाँ पर जो थीटा है उसकी दिशा किस तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है यानी घड़ी की सुई की दिशा में जा रही है, तो यहाँ पर जो प्रवणता होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि जहाँ कोण का मान घड़ी की सुई की दिशा में धनात्मक व विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है, यहाँ पर प्रवणता आएगी। कोण तो नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है, प्रवणता आएगी यहाँ पर जहाँ प्रवणता का मान घड़ी की सुई की दिशा में धनात्मक व विपरीत दिशा में ऋणात्मक होता है। क्योंकि कोण कैसे होता है, 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, होने को तो -π/2 -π/4 ऐसे भी लिखते हैं, पर -90 डिग्री भी लिखते हैं, पर यहाँ पर प्रवणता आएगी। तो समझ में आ गया आपको कि यदि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है तब तो प्रवणता धनात्मक आएगी, और यदि घड़ी की सुई की दिशा में है तो प्रवणता ऋणात्मक आएगी। प्रवणता होती क्या है, सरल रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण। व्यक्त किससे करते हैं, व्यक्त हम करते हैं m से, और m बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। ये फॉर्मूला यूज़ में आएगा आपकी, मान लीजिए थीटा की वैल्यू दे दी जाती है आपको, 60 डिग्री दे दी जाती है और कहा जाता है कि इस सरल रेखा का झुकाव या प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो आप m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर लिखेंगे tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो उस स्थिति में सरल रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, √3 आ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, इसे हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, कोई सरल रेखा है, उस पर दो बिंदु लिए हुए हैं हमने, बिंदु A और बिंदु B। बिंदु A के निर्देशांक लिखे हुए हैं x1 y1 और बिंदु B के निर्देशांक लिखे हुए हैं x2 y2। यदि कहा जाए कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, फॉर्मूला हम यूज़ में लेंगे m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। x1 y1 क्या है, जो पहला बिंदु दिया होगा यानी बिंदु A उसके निर्देशांक होंगे, और जो x2 y2 होंगे वो दूसरा बिंदु यानी बिंदु B के निर्देशांक होंगे। क्या होगा फॉर्मूला, m बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये तो हो गया जब सरल रेखा दो बिंदुओं से गुजर रही है। अब मान लीजिए सरल रेखा के लिए सिर्फ एक ही बिंदु दिया गया है, दूसरा बिंदु नहीं दिया गया है, यानी ये कह दिया जाए कि एक बिंदु 2 3 हैं, तो इससे गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। उस स्थिति में हम किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, उस स्थिति में हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि है m बराबर y - y1 अपॉन x - x1। x1 y1 क्या होंगी, x1 y1 होंगी वह बिंदु जिसके निर्देशांक हमें दिए गए हैं। जैसे हमें 2 3 दे दिया जाए तो x1 क्या होगा 2 और y1 होगा 3। जो पहले लिखा होता है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। कौन से फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, m बराबर y - y1 अपॉन x - x1। यहाँ से हम पक्षांतरण करके नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं y - y1 इज इक्वल्स टू m x - x1। क्या किया हमने, x - x1 को m के साथ में लिख दिया है। बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे आपके वाली इक्वेशंस। साथ ही डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि दो बिंदु 2 3 व 4 5 हैं, तो इनसे गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास में फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। और एक बिंदु के लिए पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास में अवेलेबल है। अब हम देखते हैं जो सरल रेखा है उसके कौन कौन से रूप होते हैं। बहुत सारी फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स होते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के, उन फॉर्म्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिएगा सरल रेखा के विभिन्न रूप, इसमें पहला रूप है अंत्यखंड रूप।
क्या है इसका फॉर्मूला? अंत्यखंड रूप में क्या होती है सरल रेखा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर जो a और b हैं, जो स्मॉल a और स्मॉल b लिखा है मैंने, वो x अक्ष तथा y अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड हैं। साइड में डायग्राम बना हुआ है, x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंत्यखंड हैं स्मॉल a तथा स्मॉल b। अंत्यखंड होते क्या हैं ये देखते हैं हम। देखिएगा इस डायग्राम में एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, सीधी रेखा बनी हुई है। ये सीधी रेखा x अक्ष को बिंदु a पर काट रही है और y अक्ष को बिंदु b पर काट रही है यहाँ पर। तो मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, मूल बिंदु क्या है? बिंदु O। उस बिंदु की दूरी जहाँ पर रेखा उस अक्ष को काटती है वह अंत्यखंड कहलाती है। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर रेखा उस अक्ष को काटती है, कहाँ पर काटती है? A पर। तो O से A तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड। और O से B तक की दूरी ये क्या कहलाएगी? y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड। O से A तक की जो दूरी है उसे हमने स्मॉल a मान लिया है और जो O से B तक की दूरी है उसे हमने स्मॉल b मान लिया है। तो स्मॉल a तो हो गया x अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड और स्मॉल b हो गया y अक्ष पर काटा गया अंत्यखंड। समझ में आया अंत्यखंड क्या है? अंत्यखंड मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी है जहाँ पर रेखा उस अक्ष को काटती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि अंत्यखंड रूप में रेखा का समीकरण क्या होगा? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अब ये आया कैसे ये हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए बिंदु O से बिंदु A तक की दूरी क्या है? स्मॉल a है। तो यदि हम बिंदु A के निर्देशांक लिखना चाहें तो क्या होंगे? a0 होंगे। और O से B तक की दूरी क्या है? स्मॉल b है। तो हम बिंदु B के निर्देशांक लिखना चाहें तो 0b होंगे। यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने। A के निर्देशांक तो होंगे a0 और B के निर्देशांक होंगे 0b, क्योंकि जो x अक्ष होता है उस पर y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी और y अक्ष पर x बराबर 0 होता है तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखिए यदि हम x1 y1 और x2 y2 कहें तो x1 y1 होंगे a0 और x2 y2 होंगे 0b। इनको हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं m बराबर y2 की वैल्यू क्या है? b माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू a। उन्हें पुट कर दिया हमने। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में m बराबर b माइनस 0 कितना आएगा? b अपॉन 0 माइनस a कितना आएगा? माइनस a। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? माइनस b अपॉन a। ये तो आ गई m की वैल्यू, यानी प्रवणता की वैल्यू आ गई माइनस b अपॉन a। अब अभी एक फार्मूला मैंने आपको और पढ़ाया। ये फार्मूला तो कौन सा था? जब दो बिंदु दिए गए हैं तो उनसे गुजरने वाली रेखा की प्रवणता। एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता भी मैंने आपको लिखाई, वहाँ से एक फार्मूला भी ड्राइव किया हमने। क्या था? y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। इससे जस्ट पहले पढ़ाया है मैंने आपको, तो उस फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 0 है, 0 रखा, इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। m की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए रखा। फिर क्या है? x माइनस x1। तो x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? a है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा यहाँ पर y माइनस 0 आ जाएगा y माइनस बी अपॉन ए का x से गुना करेंगे तो आएगा माइनस बी एक्स अपॉन ए, और माइनस बी अपॉन ए का माइनस ए से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा प्लस का b। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पूरी इक्वेशन में b का भाग दे रहे हैं। तो y में b का भाग देंगे y अपॉन b आएगा, माइनस बी एक्स अपॉन ए में b का भाग देंगे तो b से b कट जाएगा, क्या शेष बचेगा? माइनस एक्स अपॉन ए बचेगा, और जब v में b का भाग देंगे तो 1 बचेगा। तो ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है? माइनस एक्स अपॉन ए को इस तरफ ले गए वाई अपॉन बी के साथ में, तो इक्वेशन प्राप्त हो गई एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। यही है अंत्यखंड रूप। तो प्राप्त हो गया, हमें समझ में भी आ गया कि ये कैसे प्राप्त करते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा झुकाव रूप या फिर स्पर्शा रूप। किसी भी सरल रेखा का झुकाव रूप या स्पर्शा रूप का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी।
जहाँ पर m सरल रेखा की प्रवणता तथा c y अक्ष पर काटा गया अंतखंड है। ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, ये रेखा है, कौन थीटा भी बना रही है ये x अक्ष के साथ में, ये क्या है c, यानी कि y अक्ष पर काटा गया अंतखंड। मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी क्या है c है, तो अंतखंड हो जाएगा वो, और इस रेखा की प्रवणता क्या है m है। ध्यान रखिएगा ये वाला जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये वाला जो है वो उस कंडीशन में है जब प्रवणता पॉजिटिव है, यानी यहाँ पर जो थीटा है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार है, इस प्रकार, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में है। उस स्थिति में ऐसे बनेगा। आगे मैं आपको दूसरा भी बताऊंगी इसका। ये तो y बराबर mx प्लस सी के लिए बनाया हुआ है हमने। तो झुकाव रूप क्या है किसी भी सरल रेखा का, y बराबर mx प्लस सी। अब ये प्राप्त कैसे किया हमने, ये हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई है, y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में बिंदु C है, वो क्या है y अक्ष पर काटा गया अंतखंड है। यहाँ पर निर्देशांक क्या है 0 C, लिखे भी हुए हैं, बता देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर निर्देशांक है 0 C, तो सिर्फ एक ही बिंदु है हमारे पास में। अब अगर हम x1 कहें तो 0 होगा यहाँ से, और y1 क्या होगा C होगा। तो x1 की जगह हमने यहाँ पर 0 रख दिया है और y1 की जगह पर C रख दिया है, तो ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ से क्या प्राप्त होगा, y माइनस सी बराबर एम एक्स। सी का पक्षांतरण कर देंगे तो समीकरण आ जाएगी हमारे पास में y बराबर एम एक्स प्लस सी। इस प्रकार से झुकाव रूप प्राप्त किया है। अंतखंड रूप क्या था, अंतखंड रूप था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, और झुकाव रूप क्या है y बराबर एम एक्स प्लस सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। देखिएगा अभी जो हमने पढ़ा वो तो y बराबर एम एक्स प्लस सी का वक्र था। अब यदि हमें y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का वक्र बनाना हो तो किस प्रकार बनेगा। किसका वक्र बना रहे हैं हम, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का। तो यहाँ पर बनाया हुआ है मैंने, ये वाला जो वक्र है ये किसका बनेगा, y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का। बनेगा कैसे है मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। क्या किया हमने, पूरी इक्वेशन में m का भाग दे दिया। यहाँ पर दूसरी स्टेप में जब हम m का भाग दे देंगे तो y अपॉन एम आएगा, माइनस एम एक्स में m का भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा, माइनस एक्स शेष बचेगा, और c में m का भाग देंगे तो आएगा c अपॉन एम। फिर हमने क्या किया है, अंत्यखंड रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। अंत्यखंड रूप क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1, यानी इक्वल्स में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 1 लाने के लिए हमने इस पूरी इक्वेशन में c अपॉन एम का भाग दे दिया है। तो क्या प्राप्त होगा, जब माइनस एक्स में c अपॉन एम का भाग देंगे तो माइनस एक्स अपॉन सी अपॉन एम आएगा। उसका मैंने यहाँ पर पक्षांतरण कर दिया y के साथ में, तो ये प्लस में हो जाएगा। y अपॉन एम में c अपॉन एम का भाग देंगे तो m से m कट जाएगा, क्या शेष बचेगा y अपॉन सी, और c अपॉन एम में c अपॉन एम का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो अंत्यखंड रूप में कन्वर्ट हो गया ये। अब देखिए x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1 में a और b क्या होते हैं, अंत्यखंड होते हैं। a होता है x अक्ष पर और b होता है y अक्ष पर, और मूल बिंदु से दूरी होती है वो उस बिंदु की जिस पर रेखा काटती है उस अक्ष को। तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, c अपॉन एम। बिंदु क्या हो जाएगा, c अपॉन एम और 0, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 होगी। इसी प्रकार y अक्ष पर अंत्यखंड कितना है c, तो मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी c, और निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 c। इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया और रेखा प्राप्त हो गई। सरल रेखा का समीकरण हम इसी प्रकार तो बनाते हैं कि जो होते हैं, जो हमें सरल रेखा दी होती है उसमें हम x और y की वैल्यूज़ रख रख के देखते हैं, ताकि हमें बहुत सारे बिंदु प्राप्त होते हैं और उन बिंदुओं को मिलाकर हम रेखा प्राप्त कर लेते हैं। ये चीज़ तो आपने 9th-10th में की हुई है जब आपने ग्राफ बनाया है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी का ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया है, और y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यदि रेखा y अक्ष को y पर काटती है तो c का मान धनात्मक होगा, और ओ वाई डैश पर काटती है तो c का मान ऋणात्मक होगा, क्योंकि जब यहाँ पर नीचे की तरफ काटेगी तो क्या होती है, यहाँ पर वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। तो उस स्थिति में c की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इस प्रकार बनाएं तो c की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ऊपर की तरफ बना रहे हैं तो पॉजिटिव आएगी ही आएगी।
ये जो है ये सी की वैल्यू तो होगी, अंत्यखंडी तो होगा ये वाई अक्ष पर। तो यदि ओ वाई पर काटती है यानी पॉजिटिव वाली साइड, तब तो सी का मान धनात्मक, और नेगेटिव वाली साइड सब सी का मान ऋणात्मक होगा। आगे देखिए, आगे देखिएगा y बराबर एम एक्स का वक्र। अभी हमने y बराबर एम एक्स प्लस सी का पढ़ा, अब हम y बराबर एम एक्स का पढ़ेंगे। y बराबर एम एक्स का मतलब क्या है कि अंत्यखंडी नहीं है उसका, c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो y बराबर एम एक्स का यदि हमें वक्र बनाना है तो वो कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, यानी मूल बिंदु से गुजरेगी वो रेखा, क्योंकि अंत्यखंडी नहीं है उस कंडीशन में, तो वह x अक्ष और y अक्ष को तो काटेगा ही नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि y बराबर एम एक्स जो होती है वो मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होती है। अगर आपसे कहा जाए कि मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताइए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे y बराबर एम एक्स। और यदि पूछा जाए उसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा, ग्राफ किस प्रकार बनेगा, तो आप उसे मूल बिंदु से गुजार दीजिए, वो y बराबर एम एक्स का वक्र होगा। अब लास्ट बचा है इसका, वो और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है लंब रूप। पहला हमने पढ़ा अंत्यखंड रूप, दूसरा हमने पढ़ा झुकाव रूप या स्पर्शीय रूप, और तीसरा है लंब रूप। वो होता है x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। तो देखिए प्राप्त कैसे किया हमने, यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, उसे देखिएगा। सरल रेखा है, x अक्ष और y अक्ष को काट रही है, o से हमने लंब खींचा है यहाँ पर, इस लंब की जो लंबाई है वो हमने मानी है p। ये जो कोण है ये हमने अल्फ़ा माना है, जब ये वाला कोण अल्फ़ा है तो शेष कोण कितना होगा, 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि लंब है ये। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ओ ए एम में देख रहे हैं, ओ ए एम में, ओ ए एम में सेक अल्फ़ा बराबर क्या होगा, ए अपॉन पी। सेक अल्फ़ा होता क्या है, सेक अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा का उल्टा होता है, कॉस अल्फ़ा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक अल्फ़ा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो देखिए ये अल्फ़ा है, यहाँ पर अल्फ़ा है कौन, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए एम, ये वाली, तो ये क्या होगी, लंब होगी। ये कैसा है, 90 डिग्री का कोण है, ये वाली भुजा कैसी हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, और आधार हो जाएगी ये वाली भुजा। तो सेक अल्फ़ा बराबर क्या होगा, सेक अल्फ़ा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण ओ ए है, ओ ए की डिस्टेंस हम मान लेते हैं स्मॉल ए है, और आधार क्या है, ओ एम है, उसकी वैल्यू कितनी है, पी, लंब की लंबाई कितनी है, पी, तो ए अपॉन पी आएगा सेक अल्फ़ा की बराबर। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये बराबर आ जाएगा पी सेक अल्फ़ा के। ये तो हमने लिया था त्रिभुज ओ ए एम, अब हम लेंगे त्रिभुज ओ बी एम, ये वाला। इसमें देखिएगा एंगल क्या है, 90 माइनस अल्फ़ा, वो ही जो 90 माइनस अल्फ़ा है उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और बाकी हो जाएगा आधार। यहाँ पर भी हम सेक अल्फ़ा निकालेंगे, पर सेक अल्फ़ा की जगह क्या आएगा, सेक 90 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, 90 माइनस अल्फ़ा। तो सेक 90 माइनस अल्फ़ा बराबर हो गया बी अपॉन पी के। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल ली हमने, बी बराबर आ गया पी कॉसिक अल्फ़ा। अब देखिए अंत्यखंड रूप में हमने सरल रेखा का समीकरण पढ़ा हुआ है, कितना होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने क्या किया, a और b की जो हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकाली उन्हें a और b की जगह यहाँ पर रख दिया। p का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 1 की जगह p आ जाएगा, 1 का p से गुणा होकर यहाँ क्या बचेगा, x अपॉन सेक अल्फ़ा, तो x अपॉन सेक अल्फ़ा, 1 अपॉन सेक अल्फ़ा क्या होता है, कॉस अल्फ़ा, तो हो गया x कॉस अल्फ़ा, और यहाँ पर भी 1 अपॉन कॉसिक अल्फ़ा बराबर लिख दिया है हमने साइन अल्फ़ा। तो लंब रूप में सरल रेखा का समीकरण क्या हो गया, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। तो लंब रूप क्या है, x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू p। अंत्यखंड रूप क्या था, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। झुकाव रूप क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का झुकाव और सरल रेखा के विभिन्न रूप, ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा और आपके लिए यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। धन्यवाद।